हमारे अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गई बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य भी, जो कि अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किए गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं एनआईटी जारी हो गई है, वह राशि केंद्र सरकार देती है। साथ ही सदन के बाहर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अंदर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा कहते हैं थोड़ा समझते हैं वो, हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिए जाने वाले कार्यों का बैठिए, नो डिस्टर्बेंस, मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा। रोडमैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती है। हमारे द्वारा बजट में सड़कों से संबंधित की गई घोषणा में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा CRIF के अंतर्गत स्वीकृत कार्य भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा इन कार्यों की केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति की दिनांक को मुद्दा बनाया जाना निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। ये गत सरकार के समय उत्पन्न ऐसी ही स्थिति को कितनी आसानी से भूल गए। उस समय बोल देते, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, आपकी सरकार करे वो सही है, हमने तो सिर्फ उसके बारे में विवरण दिया है, वो गलत है क्या? इस वित्तीय वर्ष में केंद्र के द्वारा मार्च दिसंबर 2024 में 27 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनकी राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च जनवरी 2025 में जारी करने के उपरांत बजट में इनकी घोषणा की गई है। इन सभी कार्यों पर कार्यादेश उपरांत व्यय आगामी वर्ष ही होगा। ये प्रक्रिया योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दोहरे मापदंड वाले आचरण में को मैं सभी के समक्ष उजागर करने के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में गत सरकार के समय की याद दिलाना चाहूंगी। दिनांक 17/3/2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में की गई घोषणाओं में प्रश्न 25 व 26 पर CRIF के अंतर्गत अंकित ROBs भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त घोषणा से पूर्व 21 फरवरी को ही स्वीकृत किए जा चुके थे। तब इन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया में राइजिंग राजस्थान और अब तो सदन में भी उन्होंने बात रखी है के अंतर्गत भरतपुर के एक MOU के संदर्भ में भी बेमानी टिप्पणी की। आपने अभी जो बात रखी सदन में, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से नए होटल की स्थापना भी हमारे विपक्ष की साथियों को नहीं सुहा रही है। वे सभी जिलों में हो रहे विकास तथा उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसरों से प्रसन्न होने के स्थान पर विचलित होते नजर आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, आपको इसमें भी समस्या हो रही है। अरे कुछ रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, आपको समस्या हो रही है। MOUs धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या हो रही है। एक तरफ कह रहे हो MOUs धरातल पर नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ जो उतर रहे हैं उनमें आपको समस्या हो रही है। तो आप सोच लीजिए आपको बोलना क्या है, सोच समझ के बोलिए। हाँ, जल्दबाजी में थोड़ा आज लगा ऐसा, आज सबको मुझे लगता है ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपने जल्दबाजी में तैयारी की थी पहले से। और हाँ, वो इतना सा ही निवेदन है कि MOU पहले होता है या होटल पहले बनता है, ये बता दो। माननीय मुख्यमंत्री श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है।
राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,20,000 से अधिक सुझाव हमको प्रेषित किए गए। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, युवाओं, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में त्वरित गति से लिए गए निर्णयों तथा संपादित किए गए कार्यों को देखते हुए आज आमजन में हमारी सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। मैं माननीय सदन को कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष तथा हमारे एक वर्ष में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगी। टैबलेट वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 0, हमारी सरकार का एक वर्ष 88,800। चलिए, सोलर पंप की स्थापना 1,200, इनकी गत सरकार का अंतिम वर्ष में सिर्फ 1,200 सोलर पंप की स्थापना। हमारी सरकार का एक वर्ष 28,884। अब स्कूटी वितरण की भी बात कर लेते हैं, जिस पे आपने एक बात रखी अभी। स्कूटी वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,232, हमारी सरकार का एक वर्ष 24,517। अरे समय वाली खड़ी है, वो ही बांट रहे और बटी भी नहीं है अभी। आपने क्यों नहीं बांटी? मंत्री जी, आपके पड़ोस में डिप्टी सीएम साहब हैं। अभी 5 दिन पहले इन्होंने जवाब दिया कि स्कूटी हम इसलिए नहीं बांट पाए कि विधानसभा की आचार संहिता आ गई, फिर लोकसभा की आचार संहिता आ गई, इस वजह से नहीं बांट पाए। संख्या बताइए, संख्या आपको। चलिए, अभी और भी है। गेहूं की खरीद मेट्रिक टन, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,38,000, हमारी सरकार का एक वर्ष 12,05,000, 3 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा। अब क्या प्रतिपक्ष के हमारे साथी ये गणित स्वयं ही नहीं देख पा रहे हैं कि इनके अंतिम चुनावी साल और हमारा पहला साल, ये आपका अंतिम चुनावी साल था जिसमें ये आंकड़े थे। सोचिए, अब बहाने बहुत हैं, करते रहे। अब ये है हमारे काम करने की गति, ये है हमारे लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून। हमारी अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से प्रदेश की जनता के हित में तथा उनकी खुशहाली के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के विरुद्ध
वर्ष 2025-26 में 17,653 करोड़ रुपए अधिक अर्थात 85,716 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। डबल इंजन का कमाल है ये, डबल इंजन की सरकार। अभी आपने बोला तो डबल इंजन की बात बता रही। इनके अलावा केंद्र सरकार की शासकीय स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 वर्षीय इंटरेस्ट फ्री लोन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 8,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करने एवं परफॉर्मेंस के कारण ये राशि इस योजना अंतर्गत अब तक प्राप्त राशियों में सर्वाधिक है। भविष्य में इस राशि में भी वृद्धि होना संभावित है। वित्तीय संसाधन जुटाना। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य तथा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन चकित रह गई कि जनता से हमारे द्वारा किए गए वादों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का जो हमारा कार्य है उसकी भी चिंता विपक्ष कर रहा है। ठीक, उस समय आपने कर ली होती जब आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। लगता है अभी तक इनका सत्ता का मोह भंग नहीं हुआ। आपका बस यही, रात को सपने देखते हैं ये। वैसे तो अगर जनहित में अपने सच्चे मन से चिंता करते हुए इन्होंने हमारा साथ देने का निश्चय किया है तो मुझे और हमारे सभी साथियों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ और ही कहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ ही टैक्स पेयर्स की सुविधा एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए IT इनेबल्ड प्रोसीजरल री इंजीनियरिंग तथा सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही राज्य के रेवेन्यू में अधिकाधिक वृद्धि होना निश्चित है। यद्यपि मैं बजट प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के संबंध में विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ, किंतु विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं से ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो ध्यान से सुना ही नहीं या इन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया। इसलिए मैं पुनः सदन को ये अवगत कराना चाहूँगी कि आगामी वर्ष रिफाइनरी प्रारंभ होने के फलस्वरूप लगभग 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वैट प्राप्त होगा। अभी मैं एसेट मोनेटाइजेशन की दोबारा आपको बात समझाती हूँ। एसेट मोनेटाइजेशन यथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इन्विट्स के माध्यम से 4,750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। और मैंने आपको ये भी बताया, एसेट मोनेटाइजेशन का ये ही मतलब नहीं होता है कि कोई सरकार की ज़मीनें बेच रहा है। इसका मोनेटाइजेशन एसेट को सही तरह से उसका उपयोग करने की बात मैंने करी। आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल आपको समय पर यह भी बता देंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई छुपाने की बात नहीं। हम प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाकर सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेब्ट के संबंध में हॉलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है। हमारी सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सब्सक्राइब किया गया एवं इसके साथ ही हमने RBI द्वारा संचालित गारंटी रिडम्पशन फंड की भी ऑनबोर्डिंग की है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में 500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। साथ ही इन कदमों को उठाने के फलस्वरूप राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्वों में बढ़ोतरी भी नहीं होती। हमारी सरकार विशेष आहरण सुविधा, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी तथा मार्गोपाय
अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से भी कम ब्याज दर पर लगातार संसाधन जुटा रही है। साथ ही हमने अब इस कड़ी में ग्रीन फंडिंग को भी लेवरेज करने का लक्ष्य रखा है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने गत सरकार के कार्यकाल के समय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के अनुमान को हमारे द्वारा सरकार बनाने पर कम कर 26,646 करोड़ रुपए करने की बात कही। मुझे यह समझाने अथवा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके द्वारा उठाया गया ये बिंदु तो स्वयं इस बात को स्वीकारने के समान है कि इनकी सरकार के कार्यकाल में काम समय से होते ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष ये तथ्य रखना चाहूंगी कि पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों में केवल 35% ही बढ़ा, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 44% बढ़ाकर 38,288 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों में 53,686 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। क्या मुझे यहाँ फिर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को गणित याद दिलानी पड़ेगी? ये तो सब देख ही सकते हैं कि यहाँ भी इनके 5 वर्ष पर हमारा 1 वर्ष भारी पड़ गया है। हमारी सरकार का ध्येय है सर्वजन हिताय समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और मैं यह कहना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हमने आय व्यवहार। माननीय सदस्य, फिर वो भी बोलेंगे, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। सब 10 तारीख के बाद में कोई मंत्रिमंडल में कुछ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। हमने आय व्यवहार अनुमान 2025-26 में प्रावधानित किए गए सभी खर्चों के लिए संसाधनों का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए भी उचित संसाधन उपलब्ध हैं। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्जा अब 7,26,385 करोड़ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि राज्य के सर्वांगीण विकास तथा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु ऋण का लिया जाना उचित है। ऋण एवं अन्य दायित्वों का आकलन कुल राशि से ना किया जाकर डेट जीएसडीपी रेशियो से किया जाता है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में डेट जीएसडीपी रेशियो 40.33% से 37.57% के मध्य रहा था। इसके विपरीत वर्ष 2025-26 में डेट जीएसडीपी रेशियो केवल 36.50% अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में लिए गए ऋण का प्रीडोमिनेंट उपयोग आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में हो रहा है, जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास होता है। हम कांग्रेस सरकार की तरह चुनावी वर्ष में मात्र जनता को गुमराह करने वाली झूठी अल्पकालीन योजनाओं के लिए ऋण नहीं लेते हैं। आधारभूत संरचना पर अधिक पूंजीगत व्यय किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट से सभी क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार होगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में लिए गए ऋण का औसतम 59% उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिए करना प्रस्तावित किया है, जबकि पिछली सरकार ने वर्ष 2019-20 से
23-24 तक लिए गए ऋण का उपयोग अनप्रोडक्टिव राजस्व व्यय में किया था और पूंजीगत कार्यों में केवल 38.97% ही उपयोग किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ऋण एवं दायित्वों को FRBM द्वारा अनुमत सीमा में ही रखेगी। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने वर्ष 25-26 से के GSDP के आंकड़ों पर आपत्ति उठाई, साथ ही अधिक राजस्व घाटा होने का भी उल्लेख किया है। GSDP और पर कैपिटा इनकम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2025-26 के लिए GSDP की गणना 15वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फॉर्मूला के आधार पर ही की गई है। विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा हमारे समय में हुई GSDP की वृद्धि को मात्र इन्फ्लेशन जोड़ने का प्रयास GSDP की वृद्धि को मात्र इन्फ्लेशन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय सदस्य को यहाँ ये अवगत कराना चाहूँगी कि GSDP में स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइस के अनुसार वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 65,695 करोड़ की वृद्धि हुई है, अर्थात ये वृद्धि इन्फ्लेशन के प्रभाव हटाने के उपरांत की गई है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 24-25 में 6,224 रुपये की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 24-25 के प्रचलित मूल्यों करंट प्राइस के अनुसार वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 18,406 रुपये की वृद्धि हुई है। मैं आंकड़े गिना रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंकड़े हमको भी गिनाए और उनके जो आंकड़े थे वो पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। एक बार फिर से चेक करा ले। मैं भी अभी बहुत सारे मैंने भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आप ही के जो आंकड़े, क्योंकि आंकड़ों के अलावा तो आपके पास कुछ बोलने को था ही नहीं, आप तो पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले गए। तो इसलिए अभी आंकड़े की ही बात मैं कर रही हूँ। शायद सबको थोड़ा सा, सब लोग थोड़े चुप है, बोर हो रहे होंगे क्योंकि आंकड़े सुनने और समझने में समय लगता है, बिल्कुल। लेकिन मैं तो पूरा लिख के लाई हूँ, आपको पता नहीं किसने आंकड़े दिए, लेकिन आंकड़े बताना जरूरी था आज। अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी सदस्यों ने बजट में राजकोषीय घाटे पर भी चिंता व्यक्त की है। लगता है विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व से प्रस्तुत किए गए हमारे बजट से इतने विचलित हो गए कि जब उन्हें कोई कमी दिखाई ही नहीं दी तो मात्र आंकड़ों के संबंध में मायाजाल बुन के ये पूरा जो असफल प्रयास रहा उनका, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आपके थोड़े आंकड़े सही कर दूं मैं, इसलिए बहुत सारे आंकड़े मैंने अभी गिनाए हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि भाजपा सरकार सदैव ही वित्तीय अनुशासन का पालन करती है। हमने वर्ष 24-25 एवं 25-26 में राजकोषीय घाटे को FRBM एक्ट की अनुमत सीमा में ही रखा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंसेस 2024 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों के औसत जहां मात्र 6.13% हैं, वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु 8.26% एवं वर्ष 25-26 के लिए 8.40% का प्रावधान रखा है। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करेगी। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 25-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 68,369 करोड़ रुपए का व्यय करेगी, जो कि वर्ष 2023-24 से 33.42% अधिक है।
हमारी सरकार 25-26 में शिक्षा पर 38,369 करोड़ रुपए और इनका 23-24 में 33.42% ही हमारा उनसे अधिक है। तो देखिए कितना फर्क है। हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना फंड भी एलोकेट किया है, और आपने पता नहीं क्या किया। आपके जो आंकड़े हैं तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब नियुक्तियां, भर्ती। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने अभी तक एक भी नौकरी नहीं दी। लगता है कि इन सदस्यों ने ना तो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना और ना कि उसकी बहस पर दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब को सुना। ये तो बस हाँ बिल्कुल हल्ला ही करने पे, अब हल्ला करो, तमाशा करो, बाहर जाओ, सुनना भी नहीं पड़े, बोलना भी नहीं पड़े। आपका बजट स्पीच इतनी बढ़िया हो रही है, रफीक साहब बाहर चले गए, धीरे धीरे बेंच से सब खाली हो गई। अगर इन्होंने आपको आंकड़े सुनना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फिर सब कुछ आईना दिखाने के हिसाब से हो गया। आपने आईना हमने दिखा दिया आपको। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने इन वक्तव्यों को सुना होता तो इन्हें दी गई नियुक्तियों तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों दोनों की ही संख्या पता चल गई होती। मैं इनके ज्ञानवर्धन के लिए एक बार फिर बता दूं कि हमारी सरकार अपने अल्प कार्यकाल में ही 59,000 से अधिक नियुक्तियां दे चुकी है। 59,000 में ये बता दो आपकी विज्ञप्ति कितनी है, आपने पेपर कितने कराए हैं, आपने भर्ती कितनी की? अभी हमारी है, आपका तो जीरो है, जीरो है। तथा 1,73,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 1,73,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सभी को ये बार बार स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्या तथ्य कौन प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ भी कहना चाहूँगी, सिर्फ गलत करना ही गलत नहीं, गलत का साथ देना भी गलत है। चुपचाप रहना गलत नहीं, गलत पर चुप रहना गलत है। किसी की गलती बताना गलत नहीं, अपनी गलती छुपाना गलत है। अब प्रतिपक्ष के वरिष्ठ लाइनें बोल दूं मुख्यमंत्री जी, जुबान तो खोलो, नजर तो मिलाओ, जवाब तो दो। बेरोजगारों को कितनी बार लूटा है, हिसाब तो दो। ये तो आपके लिए है, आपके लिए है। ये माननीय मंत्री महोदय, ये नाराज मत होना, ये अपने खुद के लिए कहा ये। अब प्रतिपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य स्वयं आकलन कर लें कि उन्हें आईना दिखा या नहीं। हमारी सरकार तो युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों तथा किसान साथियों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती है। आगे क्या वापस? ऊर्जा। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सिंगल फेज में बिजली बहुत कम आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार के संपूर्ण कार्यकाल में इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर औसत प्रतिवर्ष लगभग 700 मेगावाट बढ़ी। हमने राज्य के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केवल वर्ष 24-25 में ही 1,500 मेगावाट की वृद्धि करते हुए कुल इंस्टॉल कैपेसिटी को 26,325 मेगावाट तक पहुंचा दिया है एवं आगामी वर्षों में भी हम इसे और भी तेजी से बढ़ाएंगे। इसके विपरीत यह तो सभी जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के स्थान पर
बिजली खरीद पर ही सारा ध्यान किस सरकार का था? बिजली, चाहे ऊर्जा उत्पादन की तो बात छोड़ दीजिए, बिजली की खरीद पर जब इनकी सरकार थी उस समय पूरा ध्यान तो उसी पर था। तो कहाँ से बिजली आप लोग सब लोगों को देते? पूरा आप ये तो देखिए। हमारी सरकार राज्य के सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित करने हेतु ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्प है। इसी कड़ी में मैंने अपने बजट भाषण में भी घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश में जहां एक ओर ग्रीन एनर्जी में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 50 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टर्म में बिजली हेतु दी जा रही सब्सिडी का भार भी घटेगा। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में के विकास से संबंधित मुद्दे उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप SC एवं ST कल्याण के लिए जनसंख्या के अनुपात में 17.83% एवं 13.48% से भी अधिक प्रावधान किए हैं, वहीं साथ ही SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए 1,750 करोड़ रुपए प्रावधानित किए हैं। आप देखो ना यार, इतना ही ठीक। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुखता देते हुए क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाकर लगभग 10,800 करोड़ रुपए का प्रावधान तो किया ही गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लेबर कंपोनेंट पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए कृषि बजट में भी 14.67% की वृद्धि भी की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की अधिकांश जनता की जीविका कृषि पर आधारित है। हमारी सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु तत्पर है। हमने किसानों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है तथा गेहूं की MSP खरीद पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस की राशि भी बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि राजकोषीय घाटा 84,000 करोड़ रुपए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि राजकोषीय घाटे की गणना GSDP के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 25-26 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 4.11% तथा 4.25% अनुमानित किया है, जो कि FRBM की अनुमत सीमा में ही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी सदस्य घोषणाओं के संबंध में प्रश्न उठाते हैं कि थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही कागजी घोषणाएं की जाती थी। मुझे तो विपक्ष के माननीय सदस्यों की सोच पर भी यह सोचकर आश्चर्य होता है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ये माननीय मंत्री जी, हुकूमत और ये नशा बदलते नहीं है। आपके लिए परमानेंट सीटें उधर ही रिजर्व की गई है। माननीय संसदीय मंत्री जी, आपके मंत्री जी सक्षम है, वो बोल देंगी। अब बेटो आप भी ना, ऐसा चलता है। माननीय सचेतक महोदय, अरे माननीय सचेतक महोदय, नो, और कोई नहीं, विपक्ष नेता कह दिया, आप जवाब देंगी, सक्षम है। हर बार जवाब देना आवश्यक थोड़ी है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। छबड़ा में 1320 मेगावाट, काली सिंध में 800 मेगावाट व बाड़मेर में 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा। अभी और भी हैं। 71 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना नहीं हुई जो इन्होंने घोषणा की थी। बाड़मेर तथा झुंझुनू जिले के लिए 4,765 करोड़ रुपए, उदयपुर संभाग के जिलों हेतु 4,674 करोड़ रुपए, परवन पेयजल परियोजना के लिए 3,523 करोड़ रुपए आदि सिंचाई परियोजनाओं की हवाई घोषणाएं। 8,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं खोला गया। 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान नहीं दिया। विशेष योग्य जन महाविद्यालय नहीं बनाया। ऐसी अनेकों घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी करना तो दूर, काम भी शुरू नहीं किया। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि इनके 5 वर्षों में कुल 4,148 घोषणाओं में से लगभग आधी 1,921 घोषणाएं अपूर्ण रही हैं। जबकि हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है। जैसे किसान सम्मान निधि में पहली बार में ही 8,000 रुपये एवं दूसरी बार में 9,000 रुपये कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया तथा वर्ष 25-26 में पुनः बढ़ाकर 1,250 रुपये किया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत थाली का वजन 250 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की गई है। 73 लाख परिवारों को। 73 लाख परिवार। पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया। ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने हेतु सीएनजी पीएनजी पर वैट को 14.50% से घटाकर 10% किया। 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के उन्नयन के कार्य पूर्ण। जहां गत सरकार राजनीति पर समय बर्बाद करती थी, वहीं दूसरी ओर हमने सरकार बनाते ही ईआरसीपी पीकेसी परियोजना के कार्य को हाथ में लेकर गति देने का काम किया। आज ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि राम जल सेतु परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बजट प्रस्तुत करते समय भी अवगत कराया था, हमने जनता से किए अपने वादों को 58% तो 5 वर्षों के स्थान पर 1 वर्ष में ही पूरा करने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को पुनः आश्वस्त करना चाहूँगी
कि हम सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष हमारी सरकार की कार्यप्रणाली में गत सरकार के सापेक्ष अंतर के साथ ही आंकड़ों की वास्तविकता भी स्पष्ट की है, किंतु सबसे बड़ी कसौटी तो आमजन का विश्वास होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर रही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर जनता द्वारा दी गई सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं घोषणाओं पर आऊंगी। अब तो ताली बजा दो। अब तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट के पश्चात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं। पेयजल, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 330 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाएंगे। इन GSS की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सड़क, प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री सबके करते हैं ऐसे भेदभाव। बहुत सारे पन्ने हैं। आराम से आगे सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान तत्काल सहायता बचाव कार्य के साथ साथ आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग एवं स्टेट डिजास्टर रिजर्व फोर्स के लिए 55 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 120 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण हेतु 41 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर एवं बांसवाड़ा में अग्निशमन एरोल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के साथ ही शेष रही निकायों एवं नवीन निकायों में 3 से 4,500 लीटर क्षमता के फायर वाटर टेंडर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जोजरी नदी जोधपुर के जीर्णोद्धार व प्रदूषण सुधार कार्य के अंतर्गत नांदड़ी एवं झाला मंडल क्षेत्र में STPs का निर्माण एवं सीवर मुख्य ट्रंक लाइनों के पुनर्वास का कार्य तथा गंदे पानी हेतु सीवरेज पंपिंग स्टेशन के कार्य
176 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, शाहपुरा भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क व लालसोट दौसा में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। पर्यटन, कला एवं संस्कृति, जनजाति कलाकार, वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थल, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ व प्रस्तर कला, नृत्य एवं गायन के प्रलेखन कार्य हेतु सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सदृश स्थानों की दीवारों पर स्थानीय चित्रकारों द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का चित्रण करती हुई पेंटिंग चरणबद्ध रूप से करवाई जानी प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष 35 करोड़ रुपए का व्यय किया जाए। प्रदेश में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। युवा विकास एवं कल्याण, युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाने के साथ ही आगामी वर्ष यूथ फेस्टिवल का आयोजन करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। युवाओं को स्टार्टअप तथा डिजिटल इकोसिस्टम से अधिक संख्या में जोड़कर उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष टाई ग्लोबल से जोड़ते हुए राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश से भाग लेने वाले लगभग 2500 प्रतिभागियों की तैयारी हेतु जिला ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना व क्रमोन्नयन, नवीन संकाय, विषय खोले जाने व निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जेतारण ब्यावर में हॉकी खेल अकेडमी की स्थापना, अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण, माचड़ा जयपुर में प्लेग्राउंड व माउंट आबू सिरोही में पोलो ग्राउंड के उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही ओसिया जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन पाली, प्रतापनगर जयपुर एवं डिडवाना में खेल स्टेडियम के निर्माण करवाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मां योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीक से किए जाने वाले नए प्रोसीजर शामिल किए जाने प्रस्तावित है। ये प्रोसीजर्स हैं रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑन्कोलॉजी, मिडवाइफरी, फॉरेंसिक सहित 14 नवीन एडवांस कोर्सेज शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 प्रकार के नवीन पैरा मेडिकल कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का कैडर बनाया जाना प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज, लॉन्ड्री, कैंटीन, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग, गार्डन आदि का सुदृढ़ीकरण आउटसोर्स पीपीपी मोड पर किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण, रिपेयर एंड मेंटेनेंस संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अगले चरण में मरीज के वन टाइम रजिस्ट्रेशन हेतु आईपीडी मरीजों के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही हैसल फ्री सर्विस डिलीवरी हेतु माँ योजना तथा RGHS पोर्टल में को IHMS के अंतर्गत इंटीग्रेट भी किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, विशेष आवश्यकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाए जाने व पोर्टेबल रैम्प्स, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स व साइनेजेस का निर्माण करवाया जाएगा। इन पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की 50 करोड़ रुपए व्यय कर मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है। कृषि एवं पशुपालन, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित 300 हेक्टेयर तक के 3236 छोटे बांधों को पुनः जल संरचनाओं के समुचित प्रबंधन हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पशु रोग नियंत्रण हेतु पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड चेन युक्त वाहन एवं आइस लीनियर रेफ्रिजरेटर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बाड़ी धौलपुर को पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रदेश में रिया बड़ी मेड़ता नागौर में कृषि उपज मंडी, माकपुरा अजमेर बर जेतारन ब्यावर में फल सब्जी मंडी की स्थापना की जाएगी। साथ ही कृषि फल मंडी अजमेर में जीर्णोद्धार व प्लेटफॉर्म संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। हरित विकास, अधिक घनत्व एवं जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में रेयर थ्रेटन्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण व संवर्धन हेतु आगामी 2 वर्षों में 40 प्लांट माइक्रो रिजर्व्स 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। गुरु गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ का 18 जिलों में गठन किया जाएगा। राज्य में समन्वित कीट प्रबंधन के लिए 10 प्रयोगशालाएं ट्राइकोडर्मा एवं NPV जैसे बायो एजेंट्स तैयार कर रही है। आगामी वर्ष बायो एजेंट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए 100 मेट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुरूप उचित स्पीशीज एवं उनमें सुधार से संबंधित बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन कैंपेन के तहत मोबाइल वैन तथा प्लास्टिक वेस्ट एक्सचेंज बूथ्स के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन करने तथा प्लास्टिक वेस्ट के बदले में कपड़े के थैले वितरित किए जाएंगे। सुशासन, स्टेट डेटा सेंटर के अंतर्गत AIML आधारित रिसर्च स्टिमुलेशन, VFX गेमिंग, एडवांस एनालिटिक्स एवं इमेज प्रोसेसिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना 65 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही स्टेट डेटा सेंटर के संचालन को ऑटोमेट किया जाना एवं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव रेड टीमिंग स्ट्रैटेजी लागू किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में संसाधनों के समुचित उपयोग एवं आधारभूत संरचना पर
व्यय में बचत के उद्देश्य से रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान कर राजधारा 2.0 स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही राजकाज, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग के आईटी प्लेटफॉर्म्स एवं आईटी तंत्र का उन्नयन किया जाना भी प्रस्तावित है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की एफिशिएंसी में वृद्धि हेतु मोटिवेट करने के लिए उनसे संबंधित सभी आवश्यक राजकीय प्रक्रियाएं यथा पदस्थापन, पदोन्नति एवं सेवा नियमों से संबंधित कार्य हासिल फ्री ऑनलाइन पद्धति से हो सके, इस दृष्टि से 15 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय कार्यालयों की कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जाएगा। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के विकास में आमजन की महती भूमिका एवं योगदान को देखते हुए नवाचार कर समाज से जुड़ी समस्या का उत्कृष्ट व उल्लेखनीय समाधान करने का कार्य करने वाले आमजन को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी वर्ष से अटल इनोवेशन अवार्ड्स दिए जाने की घोषणा करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम जनहित के लिए निरंतर अथक प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का सामना करते हुए हम विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार कर चौमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरक पंक्तियों का स्मरण भी करना चाहूँगी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।